नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हाजिर हैं हम नया सवेरा में। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ है मेरे सहयोगी असीम। अगले 1 घंटे में देश और दुनिया की तमाम खबरें तो हम आपको दिखाएंगे ही। बात करेंगे साहित्य की, संगीत की, जीवन के संघर्षों से निकलती कुछ अच्छी कहानियों की और आपकी सेहत की भी। बिल्कुल, शुक्रिया रमा। और इन तमाम बातों के साथ ही हम शुरुआत करना चाहेंगे इस वक्त की तमाम ताजा तरीन सुर्खियों के साथ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ढाका में सेनेगल के राष्ट्रपति के साथ की मुलाकात। दोनों देशों के आपसी संबंधों में प्रगति की हुई समीक्षा। कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, रेलवे, ऊर्जा, संस्कृति में सहयोग को और मजबूत करने पर बनी सहमति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर स्लोवाकिया और चेक गणराज्य की 5 दिवसीय यात्रा पर आज होंगे रवाना। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री से होगी मुलाकात, साथ ही अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय चर्चा में होंगे शामिल। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस आज। दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का होगा आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मध्य प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन। संभागीय पार्टी कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक। भारतीय जनता युवा मोर्चा के यूथ कनेक्ट सहित कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। अमेरिका देगा यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले उन्नत रॉकेट प्रणाली। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, यूक्रेन को इसका प्रयोग रूस की सीमा में नहीं करने की शर्त के साथ दिए जाएंगे रॉकेट। अमेरिका के ओक्लाहोमा में हुई गोलीबारी की घटना में कम से कम 4 लोगों की मौत। टुल्सा के एक अस्पताल में हुई घटना, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, व्हाइट हाउस मामले पर बनाए हुए है नजर। भारत के स्वप्निल कुसाले ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा के फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। 53 निशानेबाजों के बीच हुई स्पर्धा में कुसाले रहे दूसरे स्थान पर। तो ये थी अब तक की तमाम अहम सुर्खियां, और अब इन्हीं सुर्खियों पर डालते हैं विस्तार से नजर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 3 देशों के दौरे के तहत अब सेनेगल में हैं। उपराष्ट्रपति ने आज सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सैल के साथ ढाका में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बातचीत के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही दोनों देशों के बीच कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, रेलवे, ऊर्जा, संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले गैबोन से सेनेगल पहुंचने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। उपराष्ट्रपति 3 जून तक सेनेगल के दौरे पर रहेंगे। इस बीच वो सेनेगल के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और अन्य गणमान्य लोगों से भी मिलेंगे। भारत और सेनेगल इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की 7वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उपराष्ट्रपति का एक व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने और भारतीय समुदाय को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। सेनेगल के बाद उपराष्ट्रपति कतर जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज स्लोवाकिया और चेक गणराज्य की 5 दिनों की यात्रा पर रवाना होंगे। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। वो अपने समकक्ष के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ग्लोबसेक 2022 फोरम में भी भाग लेंगे और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग पर मुख्य व्याख्यान देंगे। विदेश मंत्री का ऑस्ट्रिया के यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री एलेक्जेंडर स्ट्रेनबर्ग से भी मिलने का कार्यक्रम है। वहीं चेक गणराज्य की अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर वहां के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे।
आगे बढ़ेंगे। भारत के दौरे पर आए इजराइल के रक्षा मंत्री बेंजामिन गेट्स आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बातचीत करेंगे। वार्ता के दौरान दोनों पक्ष दोनों देशों के बीच 30 साल के सुरक्षा और राजनयिक संबंधों को चिन्हित करते हुए एक विशेष सुरक्षा घोषणा पर हस्ताक्षर करेंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बेंजामिन गेट्स की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना के 30 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शोपिया के सेडो में किराए के एक निजी वाहन में विस्फोट हो गया है। विस्फोट में 3 जवान घायल हुए हैं और जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि विस्फोट की प्रकृति और स्रोत की जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि ये विस्फोट हथगोले के कारण हुआ या फिर वाहन के अंदर पहले से ही लगाए गए आईईडी या फिर बैटरी की खराबी के कारण ऐसा हुआ। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सहकारिता क्षेत्र को जेम पोर्टल से जोड़ने का अहम फैसला लिया गया है। जीईएम या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन बाजार है जिससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे जुड़ सकता है और सरकार के साथ बिजनेस कर सकता है। कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और जेम पोर्टल का लाभ सहकारिता क्षेत्र को दिलाने के लिए ये फैसला लिया गया है। अब सहकारी समितियां भी जेम पोर्टल से सामान खरीद पाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। ई पोर्टल जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन बाजार है जिससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे जुड़ सकता है और सरकार के साथ बिजनेस कर सकता है। कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और जेम पोर्टल का लाभ सहकारिता क्षेत्र को दिलाने के लिए ये फैसला किया गया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जेम पोर्टल पर खरीदारी बढ़ी है, इससे टेंडर की प्रक्रिया के खर्च और समय बच रहे हैं। इससे छोटे से छोटा व्यापारी जेम पोर्टल से जुड़ रहे हैं और वे बड़ा व्यापार कर सकते हैं। अब सहकारी समितियां भी जेम पोर्टल से सामान खरीद पाएंगी। देश में 8.54 लाख पंजीकृत सहकारी समितियां हैं। आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि सहकारिता में पारदर्शिता लाने के लिए और सहकारिता क्षेत्र को भी इसका लाभ दिलाने के लिए हमारे सहकारी संस्थानों की विश्वसनीयता और बढ़े, जिस तरह से उनका देश भर में कामकाज भी है उसको मजबूती भी मिलेगी और जेम विक्रेता जो हैं को भी एक बड़ा बायर समूह मिल पाएगा। कैबिनेट के एक और फैसले से छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा में स्थानीय आदिवासी युवकों को अब नौकरी मिलने में आसानी होगी। सीआरपीएफ में कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए इन युवाओं को शैक्षणिक योग्यताओं में छूट दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 400 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को 10वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक शिथिल करने के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव को मंजूरी मिलना अपने आप में बेहद अहम फैसला है। इसके जरिए स्थानीय आदिवासी युवकों की सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर भर्ती की जाएगी। खासकर रमा, जिस तरह से सहकारिता को उसमें जो लोग व्यापार में जुटे हुए हैं उनको जेम पोर्टल से जोड़ देने से मुझे लगता है कि बहुत एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। छोटे छोटे जो व्यापारी हैं वो भी अब सीधे सरकार के साथ जुड़ पाएंगे। छोटे व्यापारी, छोटे उद्यमी। और सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम में जिस तरह की पारदर्शिता आई है, जिस तरह से बचत हो रही है, जिस तरह से समय की, पैसे की और जिस तरह से लाभ ज्यादा हो रहा है, उस दृष्टि से इसे एक युगांतकारी कदम कहा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। देश भर के सभी लोगों को करने के लिए हर घर में दस्तक 2.0 अभियान कल से शुरू किया जा रहा है। टीकाकरण की दिशा से इस महाअभियान को चलाया जा रहा है। 2 महीने तक चलेगा। इसमें स्कूल आधारित विशेष मुहिम के माध्यम से 12 से 18 साल के किशोरों को कोरोना रोधी टीका लगाया जाएगा। इसमें उन लोगों पर ध्यान दिया जाएगा जिनकी पहली, दूसरी और एहतियाती खुराक बाकी है। इसके अलावा 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को भी घर घर जाकर एहतियाती
खुराक लगाई जाएगी। कोरोना टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर चिंता जताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 मई को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी थी कि 2 महीने तक हर घर दस्तक 2.0 अभियान चलाया जाए। यूनिसेफ इस अभियान में स्वास्थ्य मंत्रालय का सहयोग करेगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है टीकाकरण की दिशा में और हर व्यक्ति तक टीके की पहुंच कराने की दिशा में। बढ़ेंगे आगे। आज तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस है। इस मौके पर दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस साल कार्यक्रम का मकसद भारत के सबसे युवा राज्य की 8वीं वर्षगांठ के मद्देनजर इसकी संस्कृति, इसकी विरासत और गुमनाम नायकों की अनसुनी कहानियों को सबके सामने लाना है। 2 जून 2014 को तेलंगाना को आधिकारिक तौर पर राज्य का दर्जा दिया गया था और इस दिन को तेलंगाना दिवस या फिर तेलंगाना गठन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। गुजरात के गांधीनगर में शिक्षा मंत्रियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में अन्य केंद्रीय मंत्री और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान किया जाने वाला विचार विमर्श राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन को लागू करने और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि विचार विमर्श से देश के शिक्षा पारिस्थितिकीय तंत्र को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूलों में कौशल और राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा, वास्तुकला और राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच जैसी डिजिटल पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और इस बारे में और जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता निशांत सौरभ से। निशांत, किन मायनों में ये अहम है सम्मेलन जब हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने और उसके पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन पर और हर किसी तक उसका लाभ पहुंचने की बात करते हैं? जी देखिए रमा, ये बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण सम्मेलन है और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो सम्मेलन है ये स्कूली शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन है। इसमें उच्च शिक्षा के मंत्री शामिल नहीं है और ये जो कॉन्फ्रेंस जो चल रहा है वो स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर्स का, यानी स्कूली शिक्षा के जो मंत्री हैं देश भर के, उनका सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और इसमें स्कूली शिक्षा तंत्र को और मजबूत बनाने पर, कैसे इसको मजबूत बनाया जाए, उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है 2 दिवसीय इस सम्मेलन में। तो जैसा कि आपने नई शिक्षा नीति का जिक्र किया, तो बिल्कुल काफी एक लंबी विचार विमर्श की प्रक्रिया के बाद 2020 में इसकी घोषणा हुई थी और अब इस बात को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है कि कैसे इस शिक्षा नीति को सभी राज्यों में बेहतर तरीके से लागू किया जाए ताकि छात्रों को इसका लाभ मिले। तो इसी के तहत एक काफी विचार विमर्श, व्यापक विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुद लगातार सभी राज्यों का दौरा कर रहे हैं और उनसे ये विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे सभी राज्यों में इसको लागू किया जाए। तो इसी के मद्देनजर गुजरात में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है कि आप एक मंच पर बैठें और सभी लोग इस पर विचार विमर्श करें कि कैसे हम इसको अपने यहाँ अच्छे तरीके से लागू कर सकते हैं। किसी राज्य में अगर कोई बेस्ट प्रैक्टिस है शिक्षा को लेकर तो उसको वो शेयर करेंगे इसके दौरान, ताकि जो दूसरे राज्य हैं वो उसको देख सके और उसका फायदा उठा सके। तो जो बहुत सारा एजेंडा है इस शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में, जिसमें कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कूली शिक्षा तंत्र को कैसे मजबूत बनाया जाए, शिक्षा नीति को कैसे बेहतर तरीके से लागू किया जाए, शिक्षा में कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाए और शिक्षा को कैसे रोजगार परक बनाया जाए। क्योंकि नई शिक्षा नीति में इसका जिक्र किया गया है कि स्कूल में ही छात्रों को वोकेशनल एजुकेशन मुहैया कराया जाए ताकि जब कोई भी छात्र स्कूली शिक्षा हासिल करके भी निकले तो वो कम से कम उसके पास एक कौशल हो और वो रोजगार करने लायक हो। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 8 साल के दौरान देश में वोकेशनल एजुकेशन में काफी वोकेशनल एजुकेशन का दायरा 15 गुना करीब बढ़ा है और स्कूलों में जो 8 साल पहले करीब 1000 से भी कम स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा मुहैया कराई जा रही थी, आज 14,000 से अधिक स्कूल इससे जुड़ चुके हैं। मतलब पिछले 8 साल के दौरान जो वोकेशनल एजुकेशन का दायरा काफी बढ़ा है
तो बिल्कुल अब स्कूली शिक्षा को ऐसा बनाया जा रहा है कि रोजगार परक और छात्रों के कौशल विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा जैसा कि हमने पूरे कोरोना काल के दौरान देखा रमा की कैसे ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और स्कूल और छात्र डिजिटल शिक्षा पर शिफ्ट हुए, तो सरकार ने भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके जरिए डिजिटल शिक्षा मुहैया कराई जा रही है छात्रों को, जैसे दीक्षा है, स्वयं है, ई पाठशाला है, वर्चुअल लैब है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है। तो इन सभी को एक मंच पर लाने के लिए पीएम ई विद्या कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। तो अब नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि जो सरकार है वो नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर यानी NDAEAR लाएगी और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF। तो इसका मकसद है कि गांव और शहर सभी जो है वो डिजिटल लर्निंग से जुड़े और पूरे देश में डिजिटल क्रांति आए। तो इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। तो कैसे NDEAR और NEFT यानी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम इसका गठन किया जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा इस सम्मेलन के दौरान, ताकि सभी राज्य और केंद्र इस फ्रेमवर्क का उपयोग कर सके और देश भर के छात्रों को इसका फायदा मिल सके। बिल्कुल, देश भर के छात्रों का फायदा मिले और केंद्र और राज्यों में समन्वय जो है बहुत जरूरी है जब हम बात करते हैं। और बेहद महत्वपूर्ण इसमें यह भी है असीम की शिक्षा को प्रैक्टिकल बनाया गया है। जो स्कूली शिक्षा है किताबों में सीमित रहे, व्यवहारिक ज्ञान जितना बच्चों को मिले। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये कवायद इसलिए है कि आप उसको रोजगार से जोड़कर देख सकें। डिजिटल क्रांति जब आई है, उस डिजिटल कौशल विकास भी स्टूडेंट को मिले, छात्रों को मिले, कौशल उनका विकास हो। ये तमाम चीजें इस NEP 2020 में रखी गई हैं और इसलिए ये सम्मेलन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा मध्य प्रदेश में जबलपुर के दौरे पर हैं। वो आज वहां बूथ बैठक में हिस्सा लेंगे। भाजपा अध्यक्ष पश्चिम विधानसभा में मंडल बैठक को भी संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष संभागीय पार्टी कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। नड्डा आर्थिक टोली एवं सोशल मीडिया समूह की बैठक में भी शामिल होंगे। भाजपा अध्यक्ष का भारतीय जनता युवा मोर्चा के यूथ कनेक्ट कार्यक्रम में हिस्सा लेने का भी कार्यक्रम है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस्लामिक संगठन PFI और उसके अग्रिम संगठन रिहाब इंडिया फाउंडेशन के 68.62 लाख रुपए धन शोधन के आरोप में अटैच किए हैं। जांच एजेंसी ने इन दोनों संगठनों के 33 बैंक खातों को अटैच किया है। ईडी ने बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। इन खातों में को जब्त करने का आदेश धन शोधन रोकथाम कानून के तहत दिया गया है। ईडी ने कहा कि जांच में खुलासा हुआ है कि संदिग्ध स्रोतों से PFI और RFI ने भारी मात्रा में पैसे हासिल किए। इनमें नकद जमा भी शामिल हैं। 2009 से लेकर अब तक PFI के खातों में 60 करोड़ से अधिक की धनराशि जमा हुई, जिसमें 30 करोड़ रुपए से अधिक नकद जमा हुए। इसी प्रकार 2010 से लेकर अब तक रिहाब फाउंडेशन के खातों में 58 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गायक KK यानी कृष्ण कुमार कुन्नत का आज अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर उनके मुंबई स्थित घर पर लाया गया है। इससे पहले KK को कोलकाता के रविंद्र सदन में श्रद्धांजलि दी गई। मशहूर गायक KK का 53 वर्ष की आयु में कोलकाता में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। और अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिका द्वारा यूक्रेन को उन्नत रॉकेट सिस्टम देने की घोषणा के बाद रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो युद्ध को लंबा खींचना चाह रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि हथियार आपूर्ति द्वारा अमेरिका जानबूझकर आग में घी डालने का काम कर रहा है। रूस ने कहा है कि उन्नत रॉकेट प्रणाली की ये आपूर्ति शांति वार्ता की बहाली को आगे नहीं बढ़ा सकती है। अमेरिका ने कहा है कि उसने यूक्रेन को लंबी दूरी के रॉकेट प्रणाली देने से पहले ये सुनिश्चित कराया है कि वो इसका प्रयोग रूस की सीमा में नहीं करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि यूक्रेन ने आश्वासन दिया है कि वो रूसी सीमा में अमेरिका द्वारा दी गई प्रणाली का प्रयोग नहीं करेगा।
ध्यान रहे कि यूक्रेन की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये उन्नत रॉकेट प्रणाली यूक्रेन को देने की घोषणा की थी। अमेरिका का HIMARS यानी M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम लंबी दूरी तक मार कर सकता है। अमेरिका के ओक्लाहोमा में हुई गोलीबारी की घटना में कम से कम 4 लोग मारे गए हैं। ये वारदात टुल्सा स्थित एक अस्पताल के परिसर में हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। पुलिस के मुताबिक उसे सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल परिसर में एक बंदूकधारी की मौजूदगी की सूचना मिली थी। पुलिस गोलीबारी की घटना की जांच कर रही है, साथ ही इमारत की तलाशी भी ली जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस घटना की जानकारी दी गई है। व्हाइट हाउस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। और अब बात करेंगे कारोबार जगत की। कारोबार की बात करें तो मई में वस्तु एवं सेवा कर से सरकार को 1.41 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को ये जानकारी दी। पिछले साल की समान अवधि की तुलना में जीएसटी कलेक्शन 44% बढ़ा है। अप्रैल में रिकॉर्ड 1.68 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। मार्च में जीएसटी राजस्व 1.42 लाख करोड़ रुपए था और फरवरी में 1.33 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि मई 2022 में कुल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,40,885 करोड़ रुपए रहा, जिसमें सीजीएसटी 25,036 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 32,001 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 73,345 करोड़ रुपए और सेस 10,502 करोड़ रुपए रहा है। जीएसटी प्रभावी होने के बाद से ऐसा चौथी बार है जब मासिक जीएसटी कलेक्शन की राशि 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और ये मार्च 2022 के बाद से लगातार तीसरा ऐसा महीना है। और अब खबरें खेल जगत से। भारत के स्वप्निल कुसाले ने बुधवार को अजरबैजान के बाकू में ISSF विश्व कप में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत के युवा निशानेबाज स्वप्निल ने नीलिंग पोजीशन में 200 में से 199 अंक जुटाकर शुरुआत की और फिर प्रोन पोजीशन में 198 अंक बनाए। स्वप्निल ने स्टैंडिंग पोजीशन में 194 अंक प्राप्त किए और कुल 591 अंक जुटाकर क्वालिफिकेशन में 53 निशानेबाजों के बीच दूसरे स्थान पर रहे। वहीं रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता यूक्रेन के सेरेही कुलिश स्वप्निल से 3 अंक अधिक जुटाकर शीर्ष पर रहे। एशिया कप की बात करें तो दक्षिण कोरिया ने एशिया कप हॉकी का खिताब अपने नाम कर लिया है। बुधवार को खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में कोरिया ने मलेशिया को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट में कोरिया की टीम का प्रदर्शन शुरू से ही बेहतरीन रहा। मलेशिया के साथ फाइनल मुकाबले में कोरिया ने पहला गोल करके बढ़त हासिल करने में सफलता पाई। इसके बाद मुकाबले के 25वें मिनट में मलेशिया ने कोरिया के गोल पोस्ट में गोल दागकर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। मैच के 52वें मिनट में कोरिया ने अपना दूसरा गोल दागकर मुकाबले में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। अंत तक मलेशिया की टीम कोरिया के खिलाफ गोल करने में असफल रही और मैच गंवा दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली महिला मुक्केबाजों निखत जरीन, मनीषा और परवीन हुड्डा से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने मुक्केबाजों के साथ बातचीत की और उनके अनुभव साझा किए। मुलाकात के दौरान महिला मुक्केबाजों ने प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी ली और टी-शर्ट पर ऑटोग्राफ भी लिए। गौरतलब है कि इस्तांबुल विश्व चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था। इस स्पर्धा में निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जबकि मनीषा और प्रवीण हुड्डा ने कांस्य पदक जीता था। और अब बात फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन के युगल स्पर्धा के सेमीफाइनल में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके डच जोड़ीदार मिडिल कूप का सामना आज नीदरलैंड के जीन जूलियन रॉजर और एल सैल्वाडोर के मार्सेलो अरेवेलो से होगा। क्वार्टर फाइनल में बोपन्ना और मिडिल कूप ने ब्रिटिश और फिनलैंड की जोड़ी के खिलाफ 4-6, 6-4, 7-6 से जीत हासिल की थी।
और वहीं फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में क्रोएशिया के मारिन सिलिच ने रूस के एंड्रे रुब्लेव को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सिलिच ने रुब्लेव को 5-7, 6-3, 6-4, 3-6 और 7-6 के अंतर से हरा दिया। फ्रेंच ओपन के महिला एकल के मुकाबले में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वांतेक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्वांतेक ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 11वीं वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला को 6-3, 6-2 से शिकस्त दी। वहीं महिला एकल के दूसरे क्वार्टर फाइनल में रूस की 25 वर्षीय दारिया कसातकीना ने जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल के रोमांचक मुकाबले में कसातकीना ने रूस के ही वेरोनिका को 6-4, 7-6 से हराया। फ्रेंच ओपन के महिला एकल के सेमीफाइनल स्पर्धा में आज दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वांतेक का सामना रूस की 25 वर्षीय दारिया कसातकीना के साथ होगा। और अब बात करेंगे सभ्यता और संस्कृति के विविध रंगों को समेटे सेगमेंट हेरिटेज वॉक की। दशकों पहले गुप्त रूप से देश से बाहर ले जाई गई उत्कृष्ट मूर्तियों को लगातार भारत लाने का सिलसिला जारी है। इन्हीं मूर्तियों में से तमिलनाडु को 10 मूर्तियां सौंपी गई। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद थे। संस्कृति मंत्रालय के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी IGNCA के समवेत सभागार में बुधवार को आयोजित एक समारोह में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में तमिलनाडु सरकार को 10 मूर्तियां सौंपी गईं। दशकों पहले गुप्त रूप से देश से बाहर ले जाई गई ये वो उत्कृष्ट मूर्तियां हैं जिन्हें अब भारत वापस लाया गया है। कांस्य और पत्थर से निर्मित ये 10 पुरावशेष उत्कृष्ट प्राचीन भारतीय कला के आदर्श हैं और तमिलनाडु के इतिहास में चोल और विजयनगर काल से संबंधित हैं। ये देश में वापस लाए गए पुरावशेषों के बड़े भाग का हिस्सा हैं, जिसमें 2014 के बाद से अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। We are bringing our gods to homeland. Over the last 8 years, the government of India, under leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we have taken several steps to preserve our ancient civilization and ethos, protect our culture and spiritual heritage, and propagate Indian knowledge, systems and traditions across the world. इन 10 मूर्ति कला रत्नों में 2 द्वारपाल, कांसे का एक नृत्य नटराज, 11वीं शताब्दी ईस्वी से संबंधित कनकला मूर्ति और नंदिकेश्वर 12वीं शताब्दी ईस्वी के 4 बाहु विष्णु, 10वीं 11वीं शताब्दी ईस्वी की देवी पार्वती, 12वीं शताब्दी ईस्वी की शिव पार्वती और बाल संत संबंदर की 2 मूर्तियां, एक खड़ी और एक उल्लासपूर्ण नृत्य मुद्रा में शामिल हैं। इन 10 पुरावशेषों में से 4 अर्थात 2 द्वारपाल और संत संबंदर की 2 मूर्तियां वर्ष 2020 और 2022 में ऑस्ट्रेलिया से वापस लाई गईं। बाकी 6 मूर्तियां पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका से वापस लाई गई हैं। The time this Antiquity Act was brought in from 1978 and earlier period, only 13 antiquities were brought back to India till about 2013. From 2014 till now, the last 8 years of our government under the leadership of Prime Minister Modi has brought back 228 antiquities. Now you will say, when few thousand have been stolen, what is 228? I'm purposely comparing the effort which has gone in. पिछले कुछ वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुनर्प्राप्ति की प्रक्रियाएं चलाना बहुत ही लाभकारी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की यात्रा के दौरान अमेरिका से बड़ी संख्या में पुरावशेष पुनः प्राप्त किए गए हैं। अब तक अमेरिका ने भारत के उन 157 पुरावशेषों को उदारता पूर्वक वापस किया है, जिन्हें अवैध रूप से भारत से बाहर ले जाया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
बहुत काम किया, बहुत काम किया। ये काउंटलेस काम किया। इसमें एक बड़ा काम है, आज विदेश से हमारा तमिलनाडु का संबंध है और इंडिया का संबंध है, मूर्ति वापस लेके आया। तमिलनाडु में देवभूमि है, पूरा देव है, रामेश्वरम मंदिर है, मीनाक्षी अम्मन मंदिर है, तिरुची श्रीरंगम मंदिर है, महाबलीपुरम मंदिर है। ये बहुत पुराना मंदिर है। राजराज सोलन विजयनगर एम्परर टाइम बहुत मंदिर बना है। उस मंदिर में 15th सेंचुरी का, 16th सेंचुरी का, 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी का बहुत पुराना इतिहास का मूर्ति है। हम वापस लेके आया, हमारा तमिलनाडु का गर्व है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार 1976 से विभिन्न देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी, सिंगापुर, यूके आदि से भारतीय मूल की कलाकृतियों को वापस लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि वर्ष 1976 के बाद से 241 पुरावशेषों को भारत फिर से वापस लाया गया है। इनमें से 13 पुरावशेष वर्ष 1976 से 2013 के बीच प्राप्त किए गए, जबकि 2014 से अब तक 228 पुरावशेष भारत वापस लाए गए हैं। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मेघालय के अलग अलग हिस्सों में आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ सब हिमालयन पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम में भी अलग अलग हिस्सों में आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की बात कही है। और अब एक नजर न्यूनतम और अधिकतम तापमान पर। तो ये थी मौसम की जानकारी और इसके साथ ही नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही।